शाम को शाम को 8 बजे आपकी जो क्लासेज है वो शुरू होती है, ठीक है। और आज हम इंग्लिश के सबसे बेसिक चीज को पढ़ने वाले हैं। और ये लगा लो, इसके बिना इंग्लिश तो पढ़ना भूल ही जाओ कि भाई आप इंग्लिश पढ़ना या बोलना सीख जाओगे, या हिंदी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं आती तो सोच लो आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, जीरो हो आप बिल्कुल, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आपको पता है क्लासेस का टाइम भाई 8 बजे है, तो 8 बजते ही जरूर आप सभी बच्चे आ जाया करें, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम आज बिल्कुल जीरो से कुछ नई नई चीजें भी सीखेंगे और साथ में उन चीजों को भी सीखेंगे जो इंग्लिश में सीखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जितने भी नए बच्चे हैं, राजेश, जितेंद्र, अजय, राम जी, चलिए सैम शेख। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सपोज्ड टू से। सपोज्ड टू आखिर में है क्या? देखो सपोज टू का मतलब क्या है, आपने इंग्लिश में ये शब्द सुना होगा, इंग्लिश में कहते हुए भी सुना होगा, लिखा हुआ भी देखा होगा। तो सपोज टू का मीनिंग क्या निकलता है? सपोज टू का मतलब होता है कुछ करने की उम्मीद की जाती है किसी व्यक्ति से। जैसे मैं आपसे उम्मीद करने लगूं भाई आप जरूर पास हो जाएंगे, आप जरूर इंग्लिश सीख जाएंगे, है ना। तो मतलब मैं एक उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप ये करेंगे या आप ये करते हैं, समझ में आ गया? मतलब जो हम किसी से किसी काम की उम्मीद करते हैं उस केस में हम सपोज्ड टू का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला क्या है। सो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर अपना सपोज्ड टू लिख दो, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और लास्ट में लिखना है आपको अपना ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? लास्ट में आपको अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। देखो कैसे सेंटेंस बनेगा, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। देखो देखने में तो चाहिए जैसा लग रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं यार उन्हें ना हमारी मदद करनी चाहिए। वैसे बनाने के लिए इसको शुड से भी बना देंगे, ऐसा नहीं है कि शुड से नहीं बना सकते, ये सेंटेंस शुड से भी बन जाएगा, लेकिन सपोज टू से भी आप बना सकते हैं। सपोज टू से मीनिंग निकलेगा कि आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, है ना। जब आप ये बोलेंगे शुड के द्वारा इस सेंटेंस को, तो वहां पे तो ऐसा लगेगा यार ये कोई सलाह राय ऐसी कुछ बात हो रही है ना, उम्मीद की बात नहीं हो रही। लेकिन जब आप सपोज टू के द्वारा बनाएंगे तो यहां पे उम्मीद की बात हुई। क्लियर हुआ? तो दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। क्लियर हुआ? दे हमारा सब्जेक्ट, इस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब वो आ गई, उसके बाद सपोज टू हमारा आ गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा। उसके बाद हेल्प हमारी वर्ब की पहली फॉर्म आ गई और अस में हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। क्लियर? चलो आगे देखो लिखा हुआ है तुम्हें वहां जाना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें ना वहां जाना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि तुझे वहां जाना चाहिए। बनाने के लिए तो शुड से भी बन जाएगा, बुद्धि में रखना ये बात कि हम इसको शुड से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं यू शुड गो देयर। बनाने के लिए तो सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जब हमें यह दिखाना होता ना कि यार मैं तुझसे उम्मीद कर रहा हूं कि तुझे वहां जाना चाहिए, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सपोज्ड टू का। तो कैसे बोलेंगे, हम यहां पे शुड की जगह पर सपोज टू लगा देंगे। तो कैसे बोलेंगे, यू उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद सपोज्ड टू का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। यू सपोज्ड टू, उसके बाद डायरेक्ट जो बचा हुआ है वो लिख दो, गो देयर। यू सपोज्ड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। क्लियर हो गया? इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे। आगे देखो, हमें अब पढ़ना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, यार अब ना हमें पढ़ना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है ना, इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब हमें पढ़ना चाहिए। क्लियर? चलो कैसे बोलेंगे, अब हमें पढ़ना चाहिए, बनाओ जल्दी से। हम बोलेंगे वी सपोज टू। अच्छा, पढ़ने को क्या करते हैं, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी करना, ठीक है, स्टडी। अब यहां पे आप नाउ लिख दो या राइट नाउ लिख दो, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, वी सपोज टू रीड नाउ। भाई देखो रीड में और उसमें अंतर होता है थोड़ा सा। रीड का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान रखना क्या होता है। देखो जो ये रीड होता है ना, रीड, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। रीड, स्टडी और लर्न, इन तीनों में मीनिंग में जो है अंतर है, वो अंतर समझो क्या होता है। देखो रीड का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, जब किसी भी हम सब्जेक्ट को, किताब को, कुछ भी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, मान लो ये कोई किताब है, ठीक है,
ये रही, और इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लिखा हुआ है। जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया ऐसे, इसको बोलते हैं रीड करना। आपने कोई किताब ली, ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अखबार लिया, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसको बोलते हैं रीड। उसके बाद आता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पढ़ रहा हूं। तो नॉर्मल पढ़ना जो होता है, किताब लेके पढ़ना नहीं, नॉर्मल में क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा हूं अभी तो मैं, है ना, तो वहां पे हम स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। लर्न, लर्न का मतलब होता है नॉर्मली कुछ सीखना, जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं। आप ऐसा नहीं बोलेंगे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, नहीं, स्टडिंग इंग्लिश नहीं बोलेंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं आई एम रीडिंग इंग्लिश, लेकिन उसका मतलब हो जाएगा कि आप इंग्लिश की किताब को लेके इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, आप वीडियो को लाइक नहीं करते मुझे पता है, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है कैन हैव टू। कैन हैव टू क्या करता है भाई? कैन हैव टू क्या करता है? कैन हैव टू का मीनिंग क्या होता है? देखो, कैन हैव टू का मीनिंग होता है करना पड़ सकता है। कोई काम किसी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अब बोलते हैं ना, तुझे वहां जाना पड़ सकता है ना, हमें खेलना पड़ सकता है, हमें यार क्या बोलते हैं, हमें सामान लाना पड़ सकता है, हमें मार्केट जाना पड़ सकता है ना, हमें उसे बुलाना पड़ सकता है। तो कुछ करना पड़ सकता है और ये काम करना भी जरूरी है, ठीक है, वरना मीनिंग नहीं निकलेगा। आप एक इंपॉर्टेंट मीनिंग यहां पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम करना भी क्या है, जरूरी है। क्लियर हुआ? हाँ चलिए, वेरी गुड भाई, जो बच्चे लाइक कर देते हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो काम करना पड़ सकता है कैसे बोलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे कैन हैव टू। क्या लिखेंगे? कैन हैव टू लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखो कैसे, उसे जाना पड़ सकता है, उसे जाना पड़ सकता है कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उसे यानी कि सब्जेक्ट को लिखेंगे ही, और कोई लड़की है तो शी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कैन हैव टू, ही कैन हैव टू। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, तो काम क्या हो रहा है? जाने का, जाने को बोलते हैं गो, और गो की पहली फॉर्म गो ही लिखनी है हमें, ठीक है। ही कैन हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है, सेंटेंस बन के हो गया खत्म। तो यहीं पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है वो फिनिश हो गया। भाई उसे जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तुम्हें ना पढ़ना पड़ सकता है, कैसे बोलोगे? बनाओ जल्दी से। बस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आपके कोई रिश्तेदारी में, चाचा ताऊ में, अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके पास आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं कि भाई आ जाओ, इस टाइम क्लास चलती है आपकी, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे? तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, तो बोलेंगे यू कैन हैव टू, यू कैन हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू स्टडी। क्लियर हो गया? अच्छा, इन सेंटेंस को कैन के अलावा भी हम बना सकते हैं, हम मे के द्वारा भी बना सकते हैं, माइट के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं उनका भी। उन्हें सोचना पड़ सकता है, ये तीसरा मैंने आपके लिए छोड़ा, अब बना के दिखाओ जल्दी से। उन्हें सोचना पड़ सकता है। चलो देखते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने बच्चे सीख रहे हैं जो बना रहे हैं। ठीक है वैशाली, वेरी गुड। चलो बनाओ जल्दी जल्दी से, जल्दी बनाओ, मैं देख रहा हूं सबके कमेंट। उन्हें सोचना पड़ सकता है, he can have to go, you can have to study, they can have to think। वेरी गुड सेम सेट, वेरी गुड मैथ्स राम जी, विशाली, लहरनी, अर्चना, वेरी गुड अजय, अर्पिता। चलो सभी बच्चे सही सही बना रहे हैं, सभी का ठीक हो गया। उन्हें सोचना पड़ सकता है तो बोलेंगे दे कैन हैव टू, दे कैन हैव टू थिंक, ठीक है। तो उन्हें सोचना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू थिंक। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस की जो पीडीएफ है, अब जैसे पीडीएफ है जो बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। एप्लीकेशन का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, ये रहा अल्फा स्पोकन इंग्लिश। और इसके अंदर पीडीएफ ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं ना इंग्लिश, कि सर हमें सीखना ही है, इस जन्म में तो सीख के ही छोड़ेंगे कैसे भी, फिर आपको क्या करना है, देखो हम पूरी गारंटी देते हैं इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश सिखाने की पूरी गारंटी है। अगर कोई बच्चा इधर उधर से कोर्स लेके किताब पढ़ के भी नहीं सीख पाया तो एक बार हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और सीख के ही बाहर निकलेगा, ठीक है, ये गारंटी है। देखो क्योंकि हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और जो भी एडवांस लेवल होगा उस लेवल तक इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है।
इंग्लिश के क्लास नोट्स भी साथ में देते हैं भाई, ऐसा ही नहीं है कि कोर्स ही दे दिया बस, नहीं, इंग्लिश की क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे साथ के साथ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिलेगी, प्रैक्टिस क्विज होती है ना भाई, ऊपर हिंदी में सेंटेंस है, इसके 4 इंग्लिश में नीचे ऑप्शन दे दिया, बता कौन सा ठीक है, तो इस तरह से क्विज भी दे रखी है। क्लियर हो गया। सेंटेंस बिल्डर भी है। ये सेंटेंस बिल्डर कैसा है, आपको पहले मैं सेंटेंस बिल्डर दिखाता हूं क्या करता है। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही नहीं हिंदी में लिखते हैं, मैंने बोला मैं सुबह से अंग्रेजी, मैंने बोला मैं सुबह से अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। मैंने क्या बोला भाई, मैं ना सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। ये मैंने सबके लिए फ्री कर रखे हैं, ठीक है। तो मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब ये कैसे मिलेगा, देखो ये मिलेगा आपको ऐसे, पहले आपको मिलेंगे ऐसे टूटे फूटे शब्द, बिन, आई, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, हैव, ठीक है, स्टडिंग, ठीक है, या फिर आपको स्टडिंग की जगह आपको हो सकता है लर्निंग भी देखने को मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग जो है वो शब्द देखने को मिलेंगे। सेंटेंस बिल्डर देखो किस तरह से काम करता है, ठीक है, किस तरह से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, इस तरह से मिलेंगे अलग अलग। अब ये हिंदी में एक सेंटेंस है, ये आपके पास ऑप्शन है, अब इसको करेक्ट आपको करना है, तो जिस पर पहले क्लिक करोगे वही सबसे पहले आ जाएगा। मान लो मैंने पहले इस पे क्लिक कर दिया तो पहले अपना आप आ जाएगा आई, उसके बाद आपको इसमें से चूज करना है आई के बाद क्या आना है, तो मुझे पता है आई के बाद क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, तो मैंने हैव लिख दिया। फिर क्या आएगा, फिर आएगा बिन, ठीक है, आई हैव बिन। इस तरह से जो है सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस जो है करवाई जाती है, ठीक है, सेंटेंस को बनाने की प्रैक्टिस इस तरह से उसमें होती है। मतलब हर एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी इंग्लिश सीख के जाता ही जाता है, इसलिए मैं बोलता हूं पूरी गारंटी आपको दी जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली आपके फोन में प्ले स्टोर है, फ्री में भी है, जरूरी नहीं है पैसा ही दो, मत दो पैसा, फ्री में भी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप को प्ले स्टोर पे डाउनलोड करोगे, आपके फोन में है, वहां से जाकर काम आपका हो जाएगा। क्लियर। चलो, कोई भी इशू आता है तो नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आ जाओ। तो नेक्स्ट है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू क्या होता है, देखो हैविंग टू को हम प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। हैविंग टू को दोनों जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी। क्लियर। अभी यहां पे हमने लिख रखा है कि किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ। और इसी को अगर पास्ट में बोलना हो तो किसी को कोई काम करना पड़ रहा था, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ रहा था। क्लियर हुआ। इस तरह से आप इसका जो है वो मीनिंग निकालेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे लिखा हुआ है मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट का। और उसे खेलना पड़ रहा है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट का। और तुमको नाचना पड़ रहा था, ये किसका सेंटेंस है, पास्ट का। तो पास्ट वाले में क्या लगेगा, प्रेजेंट वाले में क्या लगेगा, देखते हैं। देखो फॉर्मूले में सबसे पहले दोनों में सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट लगा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, बस यहीं पे बात डिसाइड हो जाएगी प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है तो आपको लगाना है इज एम आर, ये सब्जेक्ट के बाद। अगर पास्ट का है तो आपको लगाना है वाज और वर में से एक। अभी आपको बना के दिखाता हूं, पहले दूसरा देखो। उसे खेलना पड़ रहा है तो उसे के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले ही, ठीक है। अब प्रेजेंट का है तो ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो हमारी क्या होगी, प्रेजेंट की इजमार होगी। तो ही के साथ क्या आता है, इज, ही इज। उसके बाद हैविंग को लिखेंगे हैविंग, ही इज हैविंग टू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, तो पहली फॉर्म में लिख देंगे क्या है, खेलना। तो खेलने के लिए प्ले लिखेंगे भाई, ठीक है। ही इज हैविंग टू प्ले, तो यहां पे हमने लिख दिया प्ले। हमारा सेंटेंस बन के हो गया रेडी। इसमें देखो तुमको नाचना पड़ रहा था, पास्ट का है तो तुम के लिए लिखेंगे यू। अब पास्ट का है तो इज एम आर नहीं, वाज वर लगेगा, तो क्या लगाएंगे, यू वर हैविंग टू, यू वर हैविंग टू। और काम क्या करना पड़ रहा है, नाचना। नाचने को क्या बोलते हैं, डांस, तो यहां पे डांस लिख देंगे हम, ठीक है। यू वर हैविंग टू डांस। क्लियर हो गया। इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस है वो यहां पे बनने वाले हैं, ठीक है। और यहां पे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, पहला सेंटेंस आप बना के दिखाओगे, बहुत आसान सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है। चलिए बनाइए जल्दी से। भाई भोजपुरी नहीं सिखाते हम, खाली इंग्लिश सिखाते हैं।
पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं, बुद्धि चलती है नहीं चलती है, पता नहीं क्या करते हैं। अब जैसे नंबर दे दिया ना मैंने, इस नंबर पे कॉल करेंगे, पता क्या बोलेंगे, सर हमें मैथ सिखा दो। भाई हम पढ़ाते इंग्लिश है, मैथ कैसे सिखा दे हैं। एक बच्चे का फोन आया, सुनो कैसे कैसे करते बच्चे। एक बच्चे का फोन आया, उसने कोई 2 साल पहले 3 साल पहले 200 रुपए का एक कोर्स खरीदा था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत कम प्राइस था, 200 250 300 रुपए का कोर्स खरीदा था, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है आके, अभी 1 हफ्ते पहले उसका फोन आया, उसने बोला कि सर हमने आपका कोर्स लिया था, हमें हमारे पैसे वापस दे दो। मतलब 2 साल पहले कोर्स लिया है, अब पैसे मांग रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे नहीं करना है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं बस, बाकी सब्जेक्ट के लिए मत करो। कोई बोला कि सर हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ा दो, सर हमें एसएसटी पढ़ा दो, हमें तो साइंस नहीं आती है। भैया अपने टीचर से बोलो ना जो स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ाता हूं बस, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, लिख दिया नहीं लिखा तो लिखेंगे आई, अच्छा ये प्रेजेंट का है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इजेमार लगेगा, आई एम हैविंग टू स्टडी, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये सेंटेंस है ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके भाई, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा हैड बिन। हैड बिन का मतलब क्या होता है? हैड बिन का मतलब होता है, देखो हैड को ना हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम इसको टेंसेस में कर सकते हैं, दूसरा हम इसको एक्टिव पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। वैसे नॉर्मली बोले तो पैसिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव वॉइस में इसका मीनिंग निकलता है कि कोई काम किया जा चुका था, किसी काम को किया जा चुका था। और दूसरा मीनिंग निकलता है कि कोई काम हो चुका था, कोई काम हो चुका था। क्लियर हुआ? हाँ, अब देखो जब ये पैसिव वॉइस का है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लगा दिया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर हमने लिख दिया हैड बिन। क्या लिख दिया? हैड बिन। फिर लिख दी वर्ब की तीसरी फॉर्म। क्या लिख दी? वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेंगे। मैंने लिखा काम को किया गया था, काम को किया गया था। तो कोई काम किया जा चुका था, कोई काम हो चुका था, या कोई काम किया गया था, ये एक ही बात है। ये चुका था, लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, इन चीजों से भी आप पहचान सकते हैं। अगर आप इनसे पहचानना चाहते हैं तो इनसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है भाई। चलो तो कैसे बोलेंगे? कोई काम किया जा चुका था। देखो काम क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा? जिस पे काम किया गया है। तो काम तो ये रहा, काम को किया गया है। इस काम को किया किसने है? पूरे सेंटेंस में नहीं दिखाया है, इसलिए सेंटेंस में क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसी को आगे लिख देंगे। द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को नहीं किया गया था। क्लियर हुआ? आगे देखो, मुझे घर भेजा गया था। भाई इसमें लिखा हुआ है मुझे घर भेजा गया था। मुझे तो भेजा गया था, मैं तो भेजा गया था, लेकिन मुझे भेजा किसने है? ये काम किया किसने है? भेजने का नहीं है सेंटेंस में। तो मतलब सब्जेक्ट ही गायब है सेंटेंस से। इसका मतलब ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में ही है। इस तरह से पैसिव वॉइस को पहचानते हैं। मतलब जो काम को कर रहा है ना, वो सेंटेंस में होना चाहिए। जिस पे काम हो रहा है वो हो या ना हो, जो काम को कर रहा है अगर वो सेंटेंस में है, ठीक है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है, वरना वो पैसिव वॉइस का है। और कई बार ये काम को करने वाला व्यक्ति जो है ना, ये के द्वारा लग के भी आ जाता है। के द्वारा, ऐसे मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, तब भी वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। बस पैसिव वॉइस की 2 ही पहचान आपको देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? पैसिव वॉइस की बस 2 ही पहचान जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए यहां तक सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एबल टू। एबल टू, एबल टू का मीनिंग क्या होता है? एबल टू का मतलब क्या होता है? एबल टू का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लायक है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य है। लायक है या योग्य है, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। योग्य है एक ही मतलब है, लायक है या योग्य है दोनों का सेम मीनिंग होता है। क्लियर हुआ? चलो तो कैसे बनेंगे? फॉर्मूला कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गई ना? इज एम प्रेजेंट में, वाज वर पास्ट में। ये पास्ट में भी बोला जा सकता है ना, लायक था, तो पास्ट में जाएंगे तो वाज वर। ये बात ध्यान में रखना जहां जहां ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट की, तो प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में आपको याद रखना है, प्रेजेंट में हमेशा इज एम आर आएगा। ऐसी चीजों में क्या आएगा? इज एम आर। और पास्ट में क्या आएगा? पास्ट में आएगा वाज और वर। क्या आने वाला है? वाज और वर आपका पास्ट में आने वाला है।
प्रेजेंट में आपका आने वाला है इज एम आर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके बाद लिखेंगे एबल टू। क्या लिखेंगे, एबल टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एबल टू। ठीक है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और फिर जो है आप अपना ऑब्जेक्ट लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट। देखो वह यह करने के लायक था, भाई वो व्यक्ति यह काम करने के लायक था, तो ऐसे बोलेंगे। तो पास्ट का है तो वाज वन लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, अब पास्ट का है तो ही के साथ वाज, ही वाज। अब हम लिख देंगे एबल टू, ही वाज एबल टू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म। अब काम क्या है यहां पे, करने का, करने को बोलते हैं डू। ही वाज एबल टू डू, क्या करने के लायक था, यह काम, यह कोई काम होगा। ही वाज एबल टू डू इट, या दिस में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह के लिए आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले यह के लिए आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा होता यह काम, अगर यहाँ पे काम भी लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ही वाज एबल टू डू दिस वर्क, फिर आप इसमें वर्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लास्ट में। वर्क का मतलब काम होता है ना, ठीक है, इस तरह से बना दोगे। क्लियर हुआ भाई। वैसा लिस्ट में कुछ नहीं है, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दो बस भाई, सपोज टू के साथ नोट लगा दो बस, करना क्या है और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा दो बस। ठीक है, चलो आगे आओ। तुम वहां नहीं जा सकते, तुम ना वहां नहीं जा सकते भैया, तुम नहीं जा सकते वहां, मतलब तुम वहां जाने के योग्य ही नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू गो देयर। क्लिक हो गया, ऐसे बनेगा ये। तो तुम वहां नहीं जा सकते तो बोलेंगे यू। अच्छा एक चीज देखो, यहां पे सकता सकता वाला सेंस भी दिख रहा है ना, सकते वाला भी सेंस दिख रहा है, तो क्या हम इसको मॉडल वर्ब के द्वारा बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब के द्वारा भी आप इसको बना सकते हैं, कैन के द्वारा भी बन जाएगा, कुड के द्वारा भी बन जाएगा, इज एम आर के द्वारा बनाना चाहते हैं उसके द्वारा भी बन जाएगा, आप तीनों के द्वारा बना सकते हैं। मॉडल वर्ब के द्वारा कैन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो तुम वहां नहीं जा सकते, यू कैन नॉट। ठीक है, लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ बनाएंगे तो इसमें एक तरह से बी का इस्तेमाल भी हमें करना पड़ता है। किसका, बी का। तो वो स्ट्रक्चर आप रहने दो भी, आप इसको भी इज एम आर के द्वारा ही बनाओ। ठीक है, आप उसमें मतलब जो जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा उसको। तो यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यू आर नॉट एबल टू गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम वहां जाने के योग्य नहीं हो, तुम वहां नहीं जा पाओगे, ऐसा भी मीनिंग इसका निकल सकता है। ठीक है, क्लियर भाई। चलो आगे आओ, नेक्स्ट देखो, आप वह नहीं कर पाओगे, भाई आप नहीं कर पाओगे वो, तो कौन सा है, ये फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है ना। प्रेजेंट में वैसे इसको इज एम आर के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको विल के द्वारा भी बना सकते हैं। विल के द्वारा भी ये वाला जो सेंटेंस है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे बना रहे हैं, बनाओ इसको। आप वह नहीं कर सकते, वह मतलब कोई काम के बारे में बात करें, भाई वह काम नहीं कर सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप वो काम नहीं कर सकते, वह सब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बनाओ जल्दी जल्दी से, कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को। हाँ भाई, क्लास आपकी रोज लाइव चलती है, सिर्फ संडे को छोड़ करके। ठीक है, संडे को जो क्लास है वो लाइव नहीं होती है। चलो, आप वह नहीं कर सकते या आप वह नहीं कर पाओगे, बनाओ भाई जल्दी से। रोज लाइव होती है भाई, गोलू यादव, रोज क्लास चलती है आपकी। ठीक है, हाँ चलिए, चलो 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 करो भाई जल्दी से। कंफ्यूज क्यों रहे हो भाई, एबल टू में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ दो चीज याद रखो। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज एम आर लगाओ, बस इज एम आर लगाओ। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो एबल टू से पहले वाज वर लगाओ। क्या लगाना है, वाज वर, बस इन दोनों का इस्तेमाल करो। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो ये लगाओ, वरना सब में ये लगाओ इज एम आर। ठीक है, अगर सिर्फ पास्ट का है सेंटेंस तो आप वाज वर लगाओ। अगर कोई सेंटेंस आपको पास्ट का दिखाई नहीं देता तो सब में ये लगाओ, सब में ऊपर वाला लगाओ, चाहे उसमें सकता वाला सेंस है, आएगा वाला सेंस है, पाएगा वाला सेंस है, फ्यूचर का सेंस है, कोई भी सेंस है, कोई भी सेंस है, फिर ये लगाओ आप। ठीक है, इस तरह से आप कंफ्यूज मत हो, इस तरह से इसको ट्रांसलेट करो। ठीक है, अगर पास्ट का है तो ही वाज वर लगाओ, वरना सब में इज एम आर लगाओ, बस ये याद रखो। पास्ट का है तो ही वाज वर लगेगा, वरना सब में इज एम आर का इस्तेमाल आप करोगे। ठीक है, हाँ अब कंफ्यूज नहीं होना है भाई प्रिया मिश्रा। ठीक है,
इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है डिड। अच्छा, डिड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? पास्ट के इंडेफिनेट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट के कौन से सेंटेंस में? सिंपल में नहीं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। किसमें करते हैं? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं पास्ट में। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड का इस्तेमाल पास्ट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं बस। ठीक है, इंटेरोगेटिव में। क्लियर? यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो हम यहां पे नकारात्मक देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव में जब भी डिड दिखेगा तो उसका यही मीनिंग आएगा, किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। क्लियर हो गया? तो यहां पे फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है डिड, फिर लिखना है नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म, और उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को लिख देना है। क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट को लिख देना है। क्लियर हो गया? चलो कैसे बनाएंगे? वह नहीं गया, भाई वो नहीं गया वहां पे, तो पास्ट की बात हो गई। तो किसी ने कोई काम नहीं किया, वो नहीं गया, उसने नहीं देखा, उसने खाना नहीं खाया, ऐसी चीजें। तो वह नहीं गया, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो, या ही डिडंट गो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिड नॉट को ही शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोल देते हैं। डिड के साथ एन लगाओ, ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, और ऐसे बन जाएगा डिडंट। ठीक है, ही डिड नॉट गो या ही डिडंट गो ऐसा बोल सकते हैं। आपने नहीं देखा, भाई आपने नहीं देखा है, कैसे बोलेंगे? यू डिड नॉट सी का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई फिल्म वगैरह की बात हो रही है, मूवी वगैरह की, तो आप वॉच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, ही डिड नॉट गो। आगे देखो, क्या वे नहीं गए? देखो इंटरोगेटिव आ गया ना, इंटरोगेटिव आ गया ना, क्या वे नहीं गए? इसमें नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, दोनों मिक्स है। ठीक है, बनाओ, कैसे बनाओगे? नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। क्या वे नहीं गए? कैसे बोलेंगे? डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो ऐसे बनेगा। फिर सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना पड़ता है, और नेगेटिव के लिए हमने क्या लगाया है? इसमें नॉट लगाया है। नॉर्मली क्या थोड़ी है कुछ। देखो जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? देखो मैंने कोई सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट गो देयर। मैंने ये सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव कैसे बनाऊंगा? मुझे कुछ करना थोड़ी है भाई, सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए कुछ करना है क्या? मुझको कुछ नहीं करना। फिर बनेगा कैसे सर? कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे बनेगा। देखो आपको क्या करना है, ये जो आपका डिड लिखा हुआ है, डिड, इसको उठा के बस आगे लिख देना है। बस बन गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव ऐसे ही बन जाता है, बस इतना ही काम कर लो जितना मैंने बोला है। डिड को आगे लिख दो, बस बन गया इंटरोगेटिव। और कुछ तो नहीं किया मैंने, सिर्फ इस डिड को उठा करके आगे लिख दिया, बस इंटरोगेटिव बन गया। क्लियर? अब यही सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। समझ में आया? ऐसे ही बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यही है सबसे आसान तरीका इंटरोगेटिव को और नेगेटिव को बनाने का। ठीक है भाई? हाँ, वेरी गुड भाई हिना। क्लियर हुआ सभी को? इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? अबाउट टू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में। भाई वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे जो नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अबाउट टू का मीनिंग बताओ क्या होगा? अबाउट टू का मतलब क्या होता है? कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा। मतलब कुछ होने वाला है। तो अबाउट टू में भी इज एम आर और वाज वर दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे प्रेजेंट पास्ट के लिए। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में दोनों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें भी इज एम आर और वाज वर दोनों लग जाएंगे। फिर अबाउट टू वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। कैसे बोलेंगे? वह आने वाला है, वो आने वाला है। कैसे बनाएंगे हम? कैसे बनाएंगे कि वह आने वाला है? हम बोलेंगे ही इज, प्रेजेंट का है ना, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम। इसका मतलब क्या है? जैसे कई बार बोलते हैं ना यार वो आने वाला है, बस यार आने वाला है ना, तो ही इज अबाउट टू कम, ही जस्ट अबाउट टू कम, जस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें, वो बस आने वाला है। क्लियर? चलो ठीक है भाई, ठीक है, जिन्होंने कर दिया लाइक। तुम देखो, तुम सोने वाले थे, किसका हो गया? पास्ट का, तो वाज वर के द्वारा बनेगा। तो कैसे बोलेंगे? यू वर
अबाउट टू, यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप, अच्छा क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, हटा देते हैं। यू वर अबाउट टू स्लीप, तुम सोने वाले थे, इस तरह से। हम देखने वाले हैं तो प्रेजेंट का हो जाएगा, कैसे बोलेंगे? वी, अच्छा प्रेजेंट का है तो वाजवनी इजम मार, वी आर अबाउट टू, वी आर अबाउट टू सी। अगर कोई मूवी वगैरह देखने वाले थे तो वी आर अबाउट टू वॉच, तो तब आप वॉच का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाँ वेरी गुड, सभी बच्चे सही बना रहे हैं, वेरी गुड। हीना, अर्चना, शेम, अनुराग, रिता, शैम, अजय, चलिए सभी बच्चे सही बना रहे हैं, सीख रहे हैं भाई। एक बात और मुझे बताओ, मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है ना? जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है सबको समझ में आ रहा है ना? बता दो एक बार मुझे कमेंट करके, जल्दी जल्दी बताओ भाई। क्या ऐसे बैठे हुए सब, जो भी पढ़ाया जा रहा है सबको समझ में आ रहा है ना? हर एक चीज, हर एक सिंगल वर्ड, हर एक सिंगल सेंटेंस, जो भी टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं सबको समझ में आ रहे हैं ना साथ के साथ? बताइए भाई जल्दी से। और क्लासेस का टाइम ठीक है ना? 8 बजे। 8 बजे मैंने इसलिए रखा आपको क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, तो वो सब अपने शाम तक आ जाते हैं, 8 बजे तक सब आ जाते हैं, है ना? इसलिए जो है क्लास का टाइम रात को 8 बजे रखा था। एक बार 7 बजे किया था, लेकिन फिर मैंने 8 बजे कर दिया दोबारा, ठीक है? लेकिन जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कंपटीशन है एग्जाम के लिए, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है जिसको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, तो भाई उनके लिए क्लासेज होती हैं सुबह 11 बजे। कितने बजे होती हैं? सुबह 11 बजे क्लासेज होती हैं। और इसमें ये वाली इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती जो इंग्लिश अब मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं, ये तो स्पोकन इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश है। उसमें कंपटीशन एग्जाम वाली इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती है। जो बच्चे उन क्लासेस को लेते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लेते हो, ठीक है, तो उनको पता है कि उस क्लास में जो है लेवल वो अलग होता है, उसमें हिंदी की बात ही नहीं होती, उसमें इंग्लिश चलता है बस, ठीक है? तो जो बच्चे डीपली इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी उन क्लासेज को ले सकते हैं। जैसे कोई ऐसा है कि भाई मुझे तो इंग्लिश में टीचर बनना है, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है या आपको स्कूल में पढ़ाना है, जिनको डीपली इंग्लिश चाहिए तो वो सुबह 11 बजे वाली क्लासेज भी ले सकते हैं। बाकी ये जो क्लासेज हैं नॉर्मल उनके लिए हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनको आती नहीं है उनके लिए ये वाली क्लासेज, ठीक है? चलो आगे बनाओ। अब हैड टू का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ा या किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता था, किसी को कुछ करना पड़ा या किसी को कुछ काम करना पड़ता था, उसमें हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका क्या आने वाला है? ऑब्जेक्ट आने वाला है। क्लियर? कैसे बोलेंगे? मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आगे उसे खेलना पड़ता था, वह उसे खेलना पड़ता था, तो कैसे बोलेंगे? ही हैड टू प्ले। बस ऐसे ही बनेगा सेंटेंस, नॉर्मल ऐसा ही है, ठीक है? उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, सब ऐसे ही बनेंगे, मीनिंग दोनों निकल जाएंगे, इसी सेंटेंस से दोनों मीनिंग निकल जाएंगे, ठीक है? अब सर ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा मीनिंग निकल रहा है? वो भी जब आप बातें करोगे ना किसी से इंग्लिश में, तो उस टाइम पे माहौल ही ऐसा बन जाता है कि वो मीनिंग वही निकलता है जो आप निकालना चाहते हैं। जो मीनिंग आप निकालना चाहेंगे वही मीनिंग निकलेगा और सामने वाला भी वही समझेगा। अब ऐसा थोड़ी है बात आप किसी और चीज की कर रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ जाए, नहीं, आप जो बोल रहे हैं वही वो समझेगा, ठीक है? जिस टॉपिक पे बात हो रही है। क्लियर? ठीक है भाई, सबको क्लियर हुआ? चलिए यहां तक सबको क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा हैज हैव को और बता देते हैं, टेंसेस के हिसाब से बताऊंगा इसको, ठीक है? कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है हैज हैव? जिन बच्चों को टेंस आते हैं उनको पता होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगता है ना। अच्छा हिंदी में पहचान देखो, अगर हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखें तो जब हमें प्रेजेंट तक का अपना कोई अनुभव बताना हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई काम प्रेजेंट तक कर लिया है या कोई काम प्रेजेंट तक खत्म हो चुका है, शुरू हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इनसे भी पहचान सकते हैं। जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में आपको चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, इसके अलावा और भी मिलेंगे, किया है, ठीक है? इस तरह इससे मिलते जुलते जितने भी हैं, हुआ है, ठीक है? इस तरह के जो शब्द आपको दिखाई देते हैं ये सब वही है कि काम शुरू हुआ है या खत्म हुआ है या अपने अनुभव को बताया है, आपने किसी काम को फिनिश कर लिया है, उनके पीछे ही आते हैं सारी चीजें, कभी सोच रहे हो आप, ठीक है? तो वहां पे हम प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, देखो ये तो भूल ही जाओ भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में आता ही है, इसको तो गोली मार दिया करो, इसको तो देखा ही मत करो।
बस ये चीज याद ही रखा करो कि बीच में क्या आ रहा है, हैज और थर्ड फॉर्म आ रही है, बस ये चीज आपको याद रखनी होती है और कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो सेंटेंस कैसे बनेंगे, वह गया है तो कैसे बोलेंगे, ही हैज गॉन। तो देखो मैंने हैज हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया, सेंटेंस बन के हो गया रेडी। उसने एक किताब खरीदी है तो किसी ने कोई काम किया है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, आ गया ना समझ में। तो उसने क्या किया है, किताब खरीदी है तो कैसे बोलेंगे, कोई लड़का लड़की है उसके हिसाब से ही या सी लगा देंगे। ही हैज खरीदने के लिए बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, ही हैज बॉट अ बुक। क्लियर हो गया? ऐसे बनाएंगे, ही हैज बॉट अ बुक, उसने क्या खरीदी है, किताब खरीदी है, उसने एक पुस्तक खरीदी है, पुस्तक। ठीक है, समझे पुस्तक वालों? चलो सभी बच्चे बना रहे हैं, वेरी गुड। उसने पैसे दे दिए हैं, कैसे बोलोगे, दे दिए भाई, काम हो गया है। ही हैज, अब देने के लिए गिव की थर्ड फॉर्म गिवन का इस्तेमाल करेंगे, ही हैज गिवन मनी। क्लियर हो गया? ही हैज गिवन मनी, उसने क्या कर दिया है, पैसे दे दिए हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा आपको एक बात और बताऊं, मैंने एक चीज और नोटिस की है, वो क्या है कि बच्चे कुछ टाइम रुकते हैं, 5 मिनट 3 मिनट, आधे तो ऐसे आएंगे, आधे पता कैसे आते हैं, जैसे उनके पास नोटिफिकेशन गई क्लास की है ना, अब आएंगे और ऐसे देखेंगे क्लास को, ऐसे थोड़ी देर देखेंगे, देख लिया अभी हो गया काम, बस 15 सेकंड से पहले ही भाग जाते हैं। अब वो कभी भी इंग्लिश फिर सीख ही नहीं पाते, वो इधर उधर से कोर्स खरीदते डोलते हैं, कुछ खरीदते डोलते हैं। अगर असली बात बताऊं तो कोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो फ्री क्लासेज होती है ना, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो और आपने एक अच्छा टीचर चूज कर रखा है तो वो आपको हमेशा फ्री में भी सारी चीजें पढ़ा देगा, है जरूर नहीं है कोर्सेज में ही। आप यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ लेना, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हमारे पास ही पढ़ो, यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ लो, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस क्वालिटी में और जिस इजी लैंग्वेज में, वो नहीं मिलेगा कहीं पे भी। सब यही काके की और ताते ती और चुका चुकी ही रटवाते रह जाएंगे। आपको पता है ना, आपको जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूं वो कहीं नहीं मिलेगा। कोई सा भी पेड कोर्स ले लेना, कहीं से भी ले लेना, नहीं मिलेगा, इस लेवल का नहीं मिलेगा जो मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो करें आगे, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट डू डज। देखो डू डज का इस्तेमाल कैसे होता है, कोई कुछ करता है या कोई कुछ नहीं करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ध्यान रखना, बुद्धि में घुसा लो, नॉर्मल सेंटेंस में नहीं। या तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा, वहीं पे डू डज लगेगा। और डू डज के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगती है, कभी भी एस या ईएस लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, तो कभी भी एस या ईएस लगाने की कोशिश मत करना। डू डज के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगा दो, अगर ये इंटरोगेटिव है तो डू डज आपको सब्जेक्ट से आगे लिख देना है नॉर्मली, बस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से आगे लिख दो बस, चाहे वो कैसा भी सेंटेंस है आपका, मॉडल वर्ब का है, कैसा भी है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है उसको सेंटेंस के में सब्जेक्ट से आगे लिख दो, इंटरोगेटिव बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वह नहीं जाता है, वो नहीं जाता है, तो कैसे बोलेंगे, ही। अब डू डज किसके साथ लगता है, देखो ई और बता देता हूं आपको, जो आपका डज है, डज, ये डज किसके साथ लगता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी का अगर नाम सेंटेंस में है सब्जेक्ट में तो उसके साथ। अच्छा एक बात बताओ, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो ही सी इट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में एस लगाते नहीं लगाते, तो देखो डज में भी एस लगा हुआ है, इससे आप इनको याद कर सकते हैं, इन सब के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। बाकी इनको छोड़ करके ही सी इट को और किसी का नाम अगर नहीं है सेंटेंस में, सबके साथ डू लगाओ, क्योंकि इसमें एस नहीं है भाई, इनको एस की जरूरत है, इसलिए एस वाला इनके साथ लगेगा, बाकी सबको आप आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ही डज नॉट, नेगेटिव के लिए ही डज नॉट, वह नहीं जाता। अब जाने के लिए गो, जब हम पहली फॉर्म लगा देंगे, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। और डज नॉट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का आपको एक तरीका बताता हूं, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है डू प्लस नॉट, ठीक है, डू प्लस नॉट, जैसे लिखा हुआ है डज प्लस नॉट, डज प्लस नॉट, जैसे लिखा हुआ है इज प्लस नॉट, क्लियर होगा, जैसे एम प्लस नॉट, ठीक है, एम प्लस नॉट, जैसे हैज या हैव कुछ भी हो सकता है, प्लस नॉट,
ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं जैसे हेड लिख दूं, हेड प्लस नॉट, ठीक है। इस तरह से जो चीजें मिलती है ना, अब इनको देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखते कैसे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं, कैसे बनती है इनकी शॉर्ट फॉर्म। एक बात ध्यान रखना, जो हमारा नॉट है, नॉट, इसमें क्या करते हैं, एन को सेम टू सेम एन ही लिख देते हैं। जो हमारा ओ है, इसको ऊपर वाला जो ये लगता है ना अपोस्ट्रोफी एस, ये छोटा सा एक जो चिन्ह होता है इस तरह का, इसमें बदल देते हैं। और बाकी टी को हम सेम ही रखते हैं, टी को सेम ही रखते हैं, बस कुछ चेंज नहीं करते। ये जो बीच का ओ है ना, इसको ऐसे जो हम लगाते हैं ना, ऐसे करके एक अपोस्ट्रोफी ऐसा लगाते हैं ऊपर। अभी दिखाऊंगा, देखो जैसे डू नॉट है तो मुझे डू को पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना है। जैसे डज है, डज को मुझे पूरा का पूरा ही लिख देना है, कुछ चेंज नहीं करना। इसके बाद अब आ गए नोट का पहला एन, तो इनके बाद लगा दो अब एन, क्या लगा देना है, एन लगा देना है। अब नोट का आ गया ओ, अब ओ को हमें इसमें कन्वर्ट कर देना है, ये अपोस्ट्रोफी एस जो ऊपर छोटा सा लगता है ना एक, ये बिंदी सी, इसमें कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो टी बचा हुआ है नोट का, उसको सेम टू सेम लिख दो, सेम टू सेम लिख दो, देखो बन गया ना। इस तरह से इनको शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। हाँ, जिनको आते हैं वेरी गुड, जिनको नहीं आते उनके लिए मैंने बता दिया है। इस तरह से हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। देखो जैसे इज नॉट है, बना के दिखाओगे कैसे बोलोगे, सबसे पहले लिखेंगे सर इज, फिर एन लिख देंगे, इसमें से ये लगा दिया, फिर ओ के लिए ऊपर एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा देंगे, फिर टी का हम यहाँ पे टी लिख देंगे। बस हमें कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को एक जगह लिख करके ओ को हमें इसमें ऊपर जो ऊपर छोटा सा कॉमा है ना, इसमें बदल देना है बस, ठीक है। एम में जैसे एम में लिख दिया, अब लगा दो एन और इसमें लिख दो, ये रहा, ये बन गया आपका इनकी शॉर्ट फॉर्म, इनकी कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस करके इनको लिख देते हैं। जैसे हैज है, हैज, हैज में लिखो एन, ऊपर ये लगाओ और टी लिख दो, हैजेंट बन गया। ऐसी हेड है, हेड में ये लगाओ, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाओ, टी। इतनी आसान भाषा में ये नहीं मिलेगा। पता नहीं कितने बच्चों को आज तक डाउट था कि इनके साथ कैसे कैसे इसको लगा देते हैं, ठीक है। और यही है सबसे नॉर्मल और सबसे इजी जो है एक्सप्लेनेशन इसकी। क्लियर, वेरी गुड। चलो भाई सभी का क्लियर हो गया आज तो, है मौज आ रही है आज तो बच्चों की। सेंटेंस बन गए ना वो वाले, सभी यहां बन गए। चलो इसमें मैं आपको इनको और बता देता हूं थोड़ा सा। देखो इज एम आर और वाजवर, इज एम आर और वाजवर का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग बता दूं। कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है प्रेजेंट में, और कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था पास्ट में। अगर कोई भी प्रेजेंट में कर ही रहा है, जैसे आप अपनी गली में निकले, अपने घर से बाहर निकल गए घर से बाहर निकलते ही आप देखोगे गली में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़की झाड़ू लगा रही है, कोई खाना बना रही है, कोई बातें कर रही है ना, कोई हंस रही है, कोई खेल रही है, कोई गा रही है, कोई चल रही है, कोई घूम रही है। ऐसे देखते हो। लड़कों के बारे में भी देखते हो, कोई फोन पे बतिया रहा है ना, कोई फोन चला रहा है, कोई दोस्तों से बातें कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पड़ोस में अंकल को देखते हो, कोई भैंस का दूध निकाल रहा है ना, कोई खाट बिछा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे करते रहते हैं ना। तो ये सब काम क्या है, ये अभी हो रहे हैं, ये अभी हो रहे हैं। इन सब के लिए इज़माल लगेगा, इन सब के लिए क्या लगेगा, इज़माल लगेगा। क्योंकि जो काम अभी हो रहा है उसके लिए इज़माल लगता है, बस ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जो काम अभी हो रहे हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं, इज़माल लगेगा सब में। और जो काम हो गए थे पास्ट में, यही काम अगर पास्ट में हो गए थे, है ना, जैसे अब मान लो आपने अब उनको देख लिया, अब आप अपने घर आ गए, अब आप क्या बोलोगे, मम्मी को पता है मैंने उसको देखा, वो वहां पे वो कर रहा था, कोई कुछ पास्ट में कर रहा था, ऐसा दिखाना है तो वाजवर लगेगा। क्लियर। चलो बनाओ सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्रेजेंट में इज़माल और पास्ट में वाजवर। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब भी आईएनजी वाली फॉर्म होता है। क्लियर। चलो मैं खेल रहा हूं, प्रेजेंट का है, कैसे बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। क्या वो घर जा रहा था, इंटरोगेटिव है, किसका, पास्ट का, कंटीन्यूअस में। क्या वो घर जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे, वाज ही गोइंग होम। समझ में तो आ रहा है ना कैसे बनाए, वाज ही गोइंग होम। कन्वर्ट करके दिखाऊं, देखो वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा था, नॉर्मल बोल देते हैं, वह घर जा रहा था। कैसे बनाते हैं, हम बोलते हैं ही वाज गोइंग होम, पास्ट का सेंटेंस है ना, ही वाज गोइंग होम, ऐसे बना देते हैं। इसी को इंटरोगेटिव करने के लिए क्या करना है, कुछ करना थोड़ी है। ये जो वाज है मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख दो, बस इंटरोगेटिव बन गया। तो कैसे बनेगा अब सेंटेंस, वाज ही गोइंग होम, और यही चीज मैंने बनाई हुई है। आ गया भाई, देखो ये चीज है, वाज ही गोइंग होम, ऐसे तो बना हुआ है। क्या वो घर जा रहा था, वाज ही गोइंग होम, ऐसे बनेगा। पापा मुझे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, नेगेटिव हो गया है ना, पास्ट का हो गया, पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे। पापा के लिए पापा, फादर, डैड कुछ भी लिख सकते हैं, तो बोलेंगे पापा वाज नॉट आस्किंग
मी अबाउट हिम, ठीक है। तो पापा मुझसे उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, उसके बारे में के लिए हमने लिखा है अबाउट हिम। किससे नहीं पूछ रहे थे? मुझसे, तो मुझसे के लिए लिखा है मैंने मी, आस्किंग के बाद। क्लियर हो गया? और पूछने के लिए हमने आस्क का इस्तेमाल किया है। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, बच्चे बना भी रहे हैं साथ के साथ, ठीक है भाई, ठीक है। आगे आओ, देखो, वह मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था, भाई बता रहा था वो मुझे तुम्हारे बारे में। कैसे बोलेंगे? पास्ट का है तो बोलेंगे ही वाज, बताने को टेल और उसमें आईएनजी लगा देंगे, टेलिंग। ही वाज टेलिंग मी, किसके बारे में? अबाउट। ही वाज टेलिंग मी अबाउट, किसके बारे में? तुम्हारे बारे में। तो अबाउट के बाद लगेंगे यू। ही वाज टेलिंग मी अबाउट यू, वो मुझे तुम्हारे बारे में बता रहा था। क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? तुम्हें, क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? तुम्हें नहीं बुला रहे क्या? वो ऐसे बोलते हैं ना। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? इंटरोगेटिव का है, इंटरोगेटिव का है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ऊपर से नेगेटिव भी है, प्रेजेंट का भी है। तो बोलेंगे आर दे नॉट कॉलिंग यू, आर दे नॉट कॉलिंग यू, क्या वे तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? इस तरह से बनेगा इसका सेंटेंस, ठीक है। चलिए वेरी गुड भाई, कंचन, भारत, सैम, रिता, हिना, चलो सभी बच्चे बना रहे सेंटेंस, वेरी गुड। ये आगे के 3-4 सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप खुद बनाओगे, ठीक है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप खुद बनाओगे इनको मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा, ये आपके लिए है, आप ही करो इनको ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको डू डज और डिड को भी पढ़ा दिया है, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं। डू डज डिड को भी पढ़ाया था, पीछे पढ़ाया था ना। चलो, तो ये वाले जो है इनका भाई एक वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, जल्दी से मेरे साथ, और इनको घर पे बना के देखना। अगर आपसे कोई नहीं बनता है तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, सुनो, एक चीज और बताता हूं, सुनिए सभी बच्चों, ध्यान से सुनो। एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अब जैसे मैंने आपको ये चीज दी है बनाने के लिए, भाई इसको बनाओ, नहीं बना, अगर आपसे कोई सेंटेंस इसमें से नहीं बनता है तो हमारे ऐप में एक स्पेशल फीचर है। वो फीचर क्या है? हमारी ऐप में एक स्पेशल फीचर है। वो फीचर क्या है? वो फीचर ये है कि आप उसमें इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं, अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट है ना, कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो वो आप उसमें पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, अपलोड करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इमेज में अपलोड करो, चाहे आप लिख के अपलोड करो, नॉर्मल लिख के, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये ऐप में फीचर है, आप डायरेक्ट उसमें पूछ सकते हैं बच्चों से। आपको मुझसे भी जो है वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा, और बाकी के जो बच्चे हैं ना वो आपको धड़ाधड़ रिप्लाई करेंगे अगर उनको वो आता है। तो हमारे ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो इंग्लिश का एक ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स बेचने वाली चीज नहीं है, वो इंग्लिश सिखाने के लिए ही डेवलप है। उसको नंबर 1 इसलिए नहीं कहते हैं, नंबर 1 इसलिए कहते हैं कि उसमें सारी फैसिलिटी है जो एक इंग्लिश सीखने वाले सिखाने वाले ऐप में होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो इनको ट्रांसलेट आप कर लेना। अगर आपसे कोई नहीं बनता है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, उसमें आप सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड। तो भाई आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे सभी बच्चे, और क्लासेस का टाइम सब अपनी कॉपी में लिख लो कि 8 बजे हमारी जो क्लासेज हैं वो चलती हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, सभी बच्चे ट्रांसलेट कर दिए हैं बच्चों ने, ये वाले भी कर दिए हैं। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को